टर्म डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो कि हम रोज अपनी रियल नॉर्मल लाइफ में भी फॉलो करते हैं। मैम चैप्टर कौन सा? ये ऐसा टॉपिक है जो तुम लोग अपनी रियल लाइफ में डेली कहीं ना कहीं यूज करते होगे। कैसे? मम्मी ने कोई काम दिया, वो अपने से ऊपर है, अपनी अथॉरिटी में अपना सुपीरियर है मम्मी, ठीक है, उन्होंने कोई काम दिया, जाओ करके आना, तो अपन अपने छोटे भाई को बोल देते हैं, या घर में जो स्टाफ और मेड्स होती है उनको आवाज दे देते हैं, प्लीज कर देना दीदी, भैया कर देना, भाई है ना तू मेरा छोटा, प्लीज कर देना। तो ये होता क्या है? डेलीगेशन होता है, अपने काम को आगे ट्रांसफर करना, ठीक है। अब देखो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास भी बहुत सारा वर्कलोड होता है, ठीक है। ये वर्कलोड आता कहाँ से? हम लोगों ने एक हायरार्की पढ़ी है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होता है, हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। तो होता क्या है, देखो अपन हायरार्की की बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या होता है वहां पे? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। अपने को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, ये तो सबको पता है कि एक बॉस होता है, फिर जूनियर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसका सुपीरियर, हाँ, तो क्या होता है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, तो यहाँ पे ये लोग सबऑर्डिनेट हो गए और ये लोग सुपीरियर हो गए। सिमिलरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट आगे क्या करता है, उसके जूनियर्स, उसके सबऑर्डिनेट कौन होते हैं? ऑपरेशनल वाले, है ना, और इनके सुपीरियर कौन होते हैं? मिडिल लेवल वाले। ऐसी चलती है ना हायरार्की में। अब देखो यहाँ क्या होता है, जो बेचारे मैनेजर्स हैं जिनको टॉप लेवल मैनेजमेंट से वर्क खूब काम मिला है, ठीक है, वर्क परफॉर्म करना होता है, तो उनके पास बहुत सारा वर्कलोड होता है। अब वहां क्या होता है, मैनेजर्स क्या करते हैं, जो उनको वर्क असाइन किया जाता है, वो लोग सोचते हैं कि यार हम लोग इतना काम अकेले कैसे कर सकते हैं, इतनी सारी फाइल्स दे दी जाती है कि सबको तुमको सारी कंप्लीट करके देनी है, ठीक है। तो मैनेजर क्या करता है, इनमें से ना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जैसे इसको लगता है कि ज्यादा प्रायोरिटी वाला काम कौन सा है, लेस प्रायोरिटी वाला कौन सा है, कौन सा ऐसा काम है जो सिर्फ मुझे करना है, कौन सा ऐसा काम है कि मैं दूसरों से करवा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, कई बार क्या होता है, वो अपना डेलीगेशन हो जाता है, ठीक है। तो फिर मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने वर्क को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। किन किन के बीच में डिवाइड करते हैं? अमंगस्ट इंडिविजुअल्स। अब देखो मैं किसी को कोई काम दूंगी तो पहले मैं क्या देखूंगी कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस किस चीज में है, उसके हिसाब से ही ना मैं किसी को काम दूंगी। अब किसी को कोई काम आता ही नहीं है पर्टिकुलर मैनुअल, वो हमेशा मैनुअल काम करता है, उसने कभी भी टेक्निकल काम किए ही नहीं, और मैं उसको टेक्निकल काम दे दूं अपने सबऑर्डिनेट को, तो वो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ता है, जब काम मैं असाइन करती हूँ, किसी को वर्क असाइन करती हूँ, तो उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस चेक करना पड़ता है, उसके हिसाब से मैं उसको वर्क असाइन करती हूँ। तो ये तो होता है डेलीगेशन का काम। अब देखो जब अपन क्या करते हैं, मैनेजर्स क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अगर कोई काम दिया जाता है, मैनेजर्स को टॉप लेवल मैनेजमेंट वर्क असाइन करते हैं, ठीक है। और फिर मैनेजर्स फर्दर क्या करते हैं, अपना काम को अपने सबऑर्डिनेट्स को असाइन कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने काम को, डेलीगेट कर देते हैं वर्क को, ठीक है। अब होता क्या है, जो सबऑर्डिनेट्स है उनको अगर अपन ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है काम को करने की, तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन किसी को देते हैं तो उस काम को करने के लिए इक्वल अमाउंट का अथॉरिटी भी देनी पड़ती है, ठीक है, अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। अथॉरिटी होता क्या है? पावर टू गेट दी वर्क डन। अब देखो क्या हुआ, मैंने तो बुक प्रिंट करनी है, मैंने बुक लिखनी है, ठीक है, मुझे बुक लिखनी है। अब मैंने क्या किया, मैंने बुक लिख ली, बुक लिख तो ली, मैंने किसी को भेजा आदमी को कि जा इसको कंपाइल करवा के लाना, कंपाइल हो जाए उसके बाद है ना प्रिंटिंग वगैरह करवा के, और है ना तुम उसको फिर बाइंडिंग करवा देना, तब काम करवा देना। तो अब देखो इसको काम दिए हैं, काम तो दे दिया, लेकिन भैया उसके पॉकेट में पैसे भी तो देना जरूरी है ना। इसकी इक्विवेलेंट जो उसको काम दिया जाता है, जो उसको वर्क असाइन किया जाता है,
या वर्क डेलीगेट किया जाता है। ये काम तो मेरा ही था, मेरे बॉस ने ये काम मुझे दिया था, लेकिन मैंने क्या किया, अपने काम को आगे बांट दिया। ठीक है, तो मैंने अपने वर्क को डेलीगेट कर दिया। जो चीज मेरी है, जो काम मेरा है, मैंने अपने काम को किसी और के साथ शेयर किया है, इसको बोलते हैं वर्क को डेलीगेट करना, पहला पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैं किसी को कोई काम दे रही हूँ करने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, भैया ये सब काम करने के ना पैसे लगते हैं, तो पैसे भी देने पड़ेंगे इक्वल अमाउंट के। ठीक है, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं अथॉरिटी, कि जो काम आपने दिया उसकी बराबर का रिसोर्सेस भी दो उसे, नहीं तो बेचारा करवा के थोड़ी ना कैसे लाएगा, उसके पॉकेट में अगर पैसे नहीं होंगे तो अपने पॉकेट से पैसे तो खर्चे नहीं करने वाला ऑफिस के लिए। सही बात है, तो उसको क्या बोलते हैं कि जितना आप वर्क डेलीगेट करते हैं उतने अमाउंट की अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। अब देखो एक और बात, यहाँ पे पता डेलीगेशन ऑफ वर्क में तीन चीजें आती हैं। क्या तीन चीजें आती हैं? एक होता है अथॉरिटी, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक और क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी। एक छोटा सा डेली लाइफ का तो मैं एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ। होता क्या है, मेरी मदर इन लॉ कई बार क्या होती है, अपने पीहर जाती हैं, अपने घर जाती हैं मम्मी के पास। ठीक है, अब होता क्या, पीछे से पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देकर जाती है, तो मेरे लिए क्या हुआ, मैं कौन हो गई, मैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट हूँ, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। उन्होंने क्या किया, मुझे बहुत सारे काम वर्कलोड दे गई, इस वर्कलोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है। अब उनको सिर्फ क्या मतलब है कि जो उन्होंने मेरे को काम दिया है वो मुझे करके देना है, वो आके चेक नहीं करेंगे कि ये मैंने काम खुद ने किया है कि किसी और से कराया। अब यार इतना सारा काम दे गई, मेरा छोटा बेबी भी है, मुझे घर भी संभालना है, अगर मुझे पढ़ाना है तो मुझे वो काम भी करना है, सब चीजें करनी है, तो बताओ मैं अकेले कर सकती हूँ ये सब काम? नहीं। अब मैं क्या करूंगी, मेरे नीचे जो कौन, मैंने क्या कर रखे हैं, मैंने ना अपॉइंट कर रखी है मेड एंड स्टाफ। मेरे घर में मेड और स्टाफ है, मैं क्या करती हूँ, अपने काम को डिवाइड कर लेती हूँ। कैसे डिवाइड करती हूँ, जो कि प्रायोरिटी बेसिस पे होता है। जो काम मैं कर सकती हूँ खुद, जहां पे मेरी जरूरत है, वो काम मैं अपने तक रखती हूँ, बाकी सब काम मैं मेड और स्टाफ से करवाती हूँ। कैसे, अगर मार्केट से सब्जी वगैरह लानी है तो स्टाफ करता है, मेड घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा ये सब मेड कर लेती है, बाकी मेरे तक का काम कौन सा हुआ, अगर घर में कोई लोग है तो उनको खाना परोसना, ठीक है, मुझे पढ़ाना है तो मुझे पढ़ाना, बच्चों को, मेरे अपना बेबी को संभालना तो वो मेरा काम है। ये सब काम मैंने अपने तक रखे, बाकी सबको डेलीगेट कर दिया। अब देखो, इन लोगों को कोई काम दिया है, अगर मैंने स्टाफ को दिया कि जाके सब्जी लेकर आओ, तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट की मुझे अथॉरिटी देनी पड़ती है। अथॉरिटी मतलब जो मैंने उनको सब्जी लाने के लिए दिया, तो उसके लिए मेरे को उतने अमाउंट के पैसे भी देने पड़ेंगे, कि भाई जितने की सब्जी है उतने रुपए भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने आगे डेलीगेट किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेलीगेट की जाती है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की है, और उसके जितना पैसा लग रहा है सब्जी लाने में, उतने अमाउंट की अथॉरिटी, बराबर अथॉरिटी मैंने डेलीगेट कर दी, सामने वाले को दे दी। देखो, जितना आप काम दो ना उतना ही पैसा दो, उससे क्या होता है, काम सही से होता है। अगर मैंने इसको ज्यादा रुपए दे दिए सब्जी लाने के लिए, स्टाफ को 100 रुपए की सब्जी लानी थी, 200 रुपए दे दिए, मुझे थोड़ी ना पता मार्केट में वो क्या करके आ रहा है। अगर उसको ज्यादा पैसे दे दूंगी तो उसका मिसयूज भी कर सकता है, वेस्ट भी कर सकता है, महंगा सस्ता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले के पैसे लग रहे हैं तो कितने का भी ले आएगा। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगी, पहले मेरे को मार्केट की रेट्स पता होनी चाहिए, भैया कितना लगता है, मैं उसके हिसाब से उसको अथॉरिटी दूंगी, भैया 100 रुपए की सब्जी लानी तो 100 रुपए पकड़। ठीक है, और आप खर्चा करके आ रहे तो आके मुझे रिपोर्ट कीजिए कि कितना खर्चा लगा, कहाँ कहाँ, हिसाब पूरा दीजिए। तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी बराबर होनी चाहिए, पहली बात। अब देखो, महीना निकल गया, मम्मी 1 मंथ के लिए गई थी, मम्मी वापस आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, उनको कोई मतलब नहीं है कि मैंने अपना काम किससे कराया, उनको कोई मतलब नहीं, वो आके मुझसे पूछेंगी मैंने जो तुमको काम दिया तो पूरा हो गया क्या। अगर सपोज करो उन्होंने मुझे पर्टिकुलर काम दिया था, उसमें से वो 3/4 ही हुआ, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरी मेड नहीं आई आधे टाइम, या मेरा स्टाफ ऐसे परेशान करता था, मैं अकेले कहाँ से मैनेज करती, मैं ये आंसर नहीं कर सकती। मैं अकाउंटेबल हूँ, आंसरेबल हूँ, मेरे को जवाबदारी होगी कि भाई काम क्यों नहीं हुआ, मैंने क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने किससे काम कराया, ये मेरी जिम्मेदारी थी जो मुझे करनी थी, जो मैंने नहीं की। ठीक है, तो मम्मी क्या करेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मेरा सुपीरियर क्या करेगा, उसने मुझे काम दिया था तो मुझसे पूछेगा कि काम क्यों नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोल सकती कि किसी और ने, मैं किसी और से कराया था उसने नहीं किया। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं अकाउंटेबल हूँ।
जिसको काम एक्चुअल में मिलता है, भले ही वो आगे किसी से भी कराए, वो इंसान अकाउंटेबल होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है हमें कोई भी काम को करने की, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आगे डेलीगेट की जा सकती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करी जाती है उसके लिए इक्वल अमाउंट की अथॉरिटी देनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अकाउंटेबल कौन होता है? जिसको ओरिजिनली काम दिया जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब एक एग्जांपल मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से समझो एग्जांपल को। एक सेल्स मैनेजर था, ठीक है, उसको क्या हुआ ना, एक वर्क असाइन किया गया। क्या वर्क असाइन किया गया? उसको एक टारगेट दिया गया कि तुम्हें 1000 यूनिट्स 1 मंथ में सेल करने। ठीक है, वो उसको टारगेट दे दिया गया। अब इसके सुपीरियर ने इसको टारगेट दिया होगा, ऑब्वियसली सुपीरियर अपने को वर्क असाइन करता है। ठीक है, तो ये कौन हो गया? सुपीरियर का सबऑर्डिनेट हो गया। लेकिन अगर इसने किसी और से काम कराया तो वो उन लोगों के लिए जिनसे काम करा रहा है, इसके जो जूनियर्स है, इसके जूनियर्स इसके लिए सबऑर्डिनेट है, और इन जूनियर्स के लिए ये सुपीरियर है। समझ में आया? ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप कैसे होता है? जो हायरार्की हम लोग फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, सबके जॉब पोजीशंस डिफाइंड होते हैं, उन जॉब पोजीशंस के हिसाब से हम लोग सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डिफाइन कर लेते हैं कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। ये तो तुम लोग को समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो मैनेजर है इसने क्या किया, इसने आगे सेल्समैन अपॉइंट कर दिए। जो इसके सबऑर्डिनेट्स है ना, इसे 4 सेल्समैन अपॉइंट कर दिए। उन सेल्समैन को 1000 यूनिट अपने को बेचने थे ना, 1000 यूनिट्स मैंने कहा लिखा था, ये रहा 1000 यूनिट्स बेचने थे ना, टारगेट था। तो मैंने क्या किया, 4 सेल्समैन में 250 करके डिवाइड कर दिया कि भाई अकेला आदमी अगर 1000 बेचेगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसको भी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं 4 अपॉइंट कर दूं अपने नीचे तो भैया सबको काम बांट दूंगी तो आसानी से मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि उनमें से ना एक सबऑर्डिनेट क्या हुआ, बीमार पड़ गया। सबऑर्डिनेट क्या हुआ, बीमार पड़ गया, तो 250 की जगह वो सिर्फ 50 यूनिट ही सेल कर पाया। यानी कि जो अल्टीमेट टारगेट था 1000 का, उसमें से सिर्फ 800 यूनिट्स बिके और 200 नहीं बिके। अब ये जो सेल्समैन था, सेल्स मैनेजर था, उसके पास उसका सुपीरियर आया जिसने इसको वर्क असाइन किया था, टारगेट दिया था। वो इसको आके पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ, टारगेट कैसे नहीं पूरा हुआ? तो ये नहीं बोल सकता कि मैंने 4 अपने सेल्समैन लगाए थे, उनमें से एक बीमार पड़ गया। नहीं, आपको कोई काम दिया गया है तो उसके लिए आंसरेबल, अकाउंटेबल आप खुद होंगे, ना कि ये लोग। ये तो आपने अपॉइंट किया था। अब अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है, जिसने ये काम डेलीगेट किया है फर्दर, उसको ऊपर चेक रखना जरूरी है, सुपरविजन करना पड़ेगा काम का कि भैया जिसको काम दिए वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक रखना पड़ेगा। अगर चेक नहीं रखेगा तो क्या होगा, फिर आंसरेबल होना पड़ेगा, सुपीरियर को बोलना पड़ेगा ठीक है सॉरी सर मेरे से काम नहीं हुआ। अब इसके बहुत सारे प्लस और माइनस चीजें हो जाती है, प्रॉस एंड कॉन्स अटैच्ड होते हैं। अगर आप अपने टारगेट को पूरा नहीं करते तो आपकी इमेज खराब हो जाती है, अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रमोशन मिलने वाला होता है वो रुक जाता है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो आप जब डेलीगेशन करते हैं तो देख समझ के हर चीजों को करना चाहिए। डेलीगेशन भी वैसे एक प्रोसेस होता है। डेलीगेशन इज अ प्रोसेस टू कैरी ऑन वर्क सिस्टमैटिकली इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी काम को सही तरीके से करना हो, सिस्टमैटिकली करना हो तो कितना अच्छा होता है। इससे क्या फायदा होता है, जो अगर कोई मैनेजर को खूब सारा वर्कलोड होता है, अब बेचारे मैनेजर्स के पास कितना वर्कलोड होता है, तो डेलीगेशन से पता है क्या होता है, जो इतनी सारी फाइल्स इसको पूरी करनी है, अगर वो अकेला ही करने बैठ जाएगा सारे, तो बेचारा कितना कर पाएगा ना, वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली अपने काम को परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक आदमी में इतनी ताकत नहीं होती कि इतना काम अकेले कर ले। तो डेलीगेशन ऑफ वर्क इसलिए किया जाता है कि जो मोर इम्पोर्टेंट काम होता है वो अपने तक रखे, और लेस इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो डेलीगेट कर दे आगे लोगों को। ठीक है, क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना, अगर उनको अपन डेलीगेट करते हैं काम को, तो उससे पता है क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको उनके जॉब एनरिचेस, मतलब जॉब में उनको सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है कि यार मेरे बॉस ने मुझ पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, खुद का काम मुझे दे दिया, तो मुझे उस काम को बहुत अच्छे से करके देना है।
तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन भी उसको मिलता है, उसका मोरल बूस्ट होता है, उसको मोटिवेशन मिलता है, प्लस उसको ना सेंस ऑफ रिकॉग्निशन भी होता है कि मैं अच्छा काम करके दूंगा तो मेरा बॉस मुझे वाहवाही करेगा, मेरी अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उसके अंदर, प्लस उसको ये ना सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब कोई इंसान आपको विश्वास के साथ कुछ काम देता है तो धीरे धीरे अपना भी तो ट्रस्ट उसके साथ बढ़ने, अपना भी फेथ उसमें बढ़ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने को भी लगेगा यार ये मेरी कंपनी है, मुझे काम को अच्छे से करके देना है, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आ जाती है फिर उसमें। अब अपन क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, या तो एलिमेंट्स बोलो या फिर प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बोल लो, डिस्कस करेंगे, जो अभी मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया है, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर चुकी हो, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या क्या पढ़ा था अपन ने अभी, एक तो होता रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है अथॉरिटी, और तीसरी होती है अकाउंटेबिलिटी। बस इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, ये एक ऑब्लिगेशन होता है। किसके लिए ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट। भाई जिस जूनियर को काम मिल रहा है करने के लिए, जो सबऑर्डिनेट को काम दिया जा रहा है, उसके लिए एक ऑब्लिगेशन हो गया ना, उसको तो करना ही पड़ेगा टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। जो काम दिया गया है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करने का ऑब्लिगेशन हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है। पहली तो बात हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। फिर दूसरी बात क्या हुई कि इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। देखो अभी तो हमने पढ़ा था कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, जहां पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है वहीं पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जाता है, डेलीगेशन ऑफ वर्क किया जाता है, ठीक है। तो जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप अराइज होता है वहीं पर क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बिकॉज सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन्ड बाय द सुपरवाइजर या सुपीरियर। अब सुपीरियर ने अपने जूनियर को कोई काम दिया है तो इस जूनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी ऑब्लिगेशन है, और ये बाउंड है कि इसको ये काम करके देना ही पड़ेगा। ये ऑफिस है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे तुम जॉब परफॉर्म करते हो, जहाँ पे तुम्हें पैसे दिए जाते हैं काम को करने के, तो तुम्हारी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तुम्हारी ऑब्लिगेशन होती है कि तुम्हें सुपीरियर का बोला हुआ काम करके देना ही पड़ेगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है। अपवर्ड मतलब सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है काम को करने के लिए जो कि सुपीरियर ने दिया है। सुपीरियर क्या करता है, डेलीगेट करता है काम को। जो काम हमें डेलीगेट किया गया है, जो वर्क हमें असाइन किया गया है, उसके लिए हम मतलब सबऑर्डिनेट्स, उसके लिए हम सबऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं सुपीरियर के सामने, हम अकाउंटेबल होंगे। आगे हम अकाउंटेबिलिटी की भी बात करेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर जाती है। भैया सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है काम के लिए जो कि सुपीरियर ने उसको डेलीगेट किया या असाइन किया है। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने अच्छे से समझ लिया। सेकेंड बात आती है अथॉरिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इंडिविजुअल की पोजीशन से ओरिजिनेट होती है। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितनी अथॉरिटी मिलेगी। अथॉरिटी क्या होती है, पावर टू टेक डिसीजन। अपन देखते हैं ना कि जिसके पास कौन किसके पास कितनी पावर है, उसके अपन बोलते हैं ना यार बहुत अथॉरिटी रखता है, वो अथॉरिटीज है इस पर्टिकुलर काम के लिए, इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो होता क्या, उसकी जो पोजीशन होगी उससे डिफाइन की जाएगी उसकी अथॉरिटी, किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक है। अब देखो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू टेकिंग द राइट डिसीजन ड्यू टू मैनेजरियल पोजीशन। जो मैनेजरियल पोजीशन होती है हमारी, उसके हिसाब से हमें राइट टू टेक डिसीजन मिलता है। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने भी हमें जो काम दिया होगा उसके हिसाब से हमें अथॉरिटी भी मिली होगी ना। मेरी जॉब क्या, मेरी जॉब पोजीशन क्या ऑर्गेनाइजेशन में, मैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट हेड हूँ, यानी कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की मैं हेड हूँ, तो इसके हिसाब से मेरे पास पावर होगी ना डिसीजन लेने की।
ठीक है, अब मेरे पास क्या पावर है, मुझे जो वर्क असाइन किया टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, उसको काम करने का मेरे पास पावर है, इतनी अथॉरिटी है मेरे पास। और अगर मैं अपने काम को किसी को डेलीगेट कर रही हूँ तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है वो मैं अपने तक रख लेती हूँ और लेस इंपॉर्टेंट वर्क मैं डेलीगेट कर देती हूँ। तो जो काम में जिसकी पोजीशन जैसी है, मेरे सबऑर्डिनेट्स, ये जो लोग काम कर सकते हैं, जैसा काम कर सकते हैं, उसके हिसाब से, इनकी पोजीशन को देखते हुए, इनकी नॉलेज को देखते हुए, इनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए और इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं इनको आगे वर्क डेलीगेट करूंगी और जो इनकी पोजीशन होगी उसके हिसाब से इनको पावर दी जाएगी उस काम को करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने अच्छे से समझा दिया, आई होप तुम लोग समझ गए होगे कि मैनेजरियल पोजीशन के हिसाब से राइट टू टेक डिसीजन तुम्हें मिलता है। और देखो और क्या होता है, अथॉरिटी डिटरमाइन करती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जिसके पास ज्यादा पावर है वो सुपीरियर है, जिसके पास कम पावर है वो सबऑर्डिनेट है। सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अथॉरिटी इज रेस्ट्रिक्टेड। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो अथॉरिटी हम किसी को देते हैं, हम सिर्फ उतनी ही अथॉरिटी पास कर सकते हैं कोई भी काम को करने की जितना की रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो बनाए जाते हैं उसमें लिखा है। ये रूल बना हुआ है कि आप अपने सबऑर्डिनेट को इस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा पावर नहीं दे सकते कोई भी काम को करने के लिए। पता चलेगा मैं सारी पावर ही ट्रांसफर कर दूंगी तो मेरे को मेरी पोजीशन को टेक ओवर करके बैठ जाएगा, नहीं। वहां पे रूल्स बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि सबऑर्डिनेट को इससे इस लिमिट से ज्यादा आप अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकते, पावर नहीं दे सकते काम को करने की। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है कि स्केलर चेन से अराइज होता है विच लिंक वेरियस जॉब पोजीशन। स्केलर चेन क्या होता है, पता है, ये डी है, डी के ऊपर सी है, फिर बी है, फिर ए है, ये ऐसे है। यानी कि जो ए है वो सुपीरियर है, उसका सबऑर्डिनेट है बी, बी का सबऑर्डिनेट है सी, सी का सबऑर्डिनेट है डी। तो ये क्या होता है, अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम स्केलर चेन होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है हमें। उस स्ट्रक्चर के थ्रू हमें ये पता होता है कि किसकी कौन सी पोजीशन है, क्या जॉब पोजीशन है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके हिसाब से अथॉरिटी फ्लो करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, डाउनवर्ड फ्लो करती है अथॉरिटी। ऑब्वियस ही बात है, जो सुपीरियर होता है वो सबऑर्डिनेट को पावर देता है काम को परफॉर्म करने की। तो यहाँ पे क्या है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को पावर दे रहा है, तो ये डाउनवर्ड फ्लो कर रही है अथॉरिटी। हमने अभी क्या पढ़ा था इससे पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने सुपीरियर को, यानी कि सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है सुपीरियर को। तो यहाँ पे अपवर्ड फ्लो करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है। अपन किसी को कोई काम को करने की अथॉरिटी देते हैं, ठीक है, तो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक अथॉरिटी आती है, तो ये डाउनवर्ड फ्लो करती है। यहाँ तक तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो अथॉरिटी कितनी देनी चाहिए, अथॉरिटी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर देनी चाहिए। जितना आपने काम दिया है उसके हिसाब से उसको पावर दीजिए उस काम को परफॉर्म करने की, उससे ज्यादा आप नहीं देंगे अथॉरिटी। अब तीसरा पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होता क्या है, इट रेफर्स टू आंसरेबिलिटी। तुमको कोई काम दिया गया है तो उसके लिए तुम आंसरेबल होगे, दिस इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, तुम आंसरेबिलिटी किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ड। तुम्हारे काम की जो तुम्हें काम दिया गया है, भले ही तुमने किसी से भी कराया हो, लेकिन उसके लिए आंसरेबल तुम ही होगे, किसी और को तुम नहीं बोल सकते कि सर उससे करवाया था उसने करके नहीं दिया। तो ये तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम्हें चेक रखना चाहिए था, क्यों नहीं किया। इट एनफोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड। अब होता कैसे है, मुझे अगर मैंने किसी को काम डेलीगेट किया है तो मैं क्या करूंगी, कंटिन्यूअसली उस पर चेक रखूंगी, क्योंकि मैंने जिसको काम दिया है उसके लिए उसको भी तो, वो भी तो मेरे को अकाउंटेबल होगा, तो मैं उस पर चेक रखूंगी। ठीक है, टू दी वर्क, टू दी एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड, कितना काम हो गया चेक रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने उसको वर्क डेलीगेट किया है। सिमिलरली जो मेरे सुपीरियर ने मुझे वर्क डेलीगेट किया तो मैं उनको आंसरेबल हूँ, और जिनको मैंने वर्क डेलीगेट किया वो मुझे आंसरेबल है। ठीक है, कितना काम कर लिया चेक रखना पड़ता है, नहीं तो फिर जवाबदारी भी तो बनती है, हमें आंसर करना आगे, तो अपना काम भी तो करवाना पड़ेगा। और ये अपवर्ड फ्लो करता है,
मैंने अभी तुमको बताया ही कैसे, ठीक है। सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल होते हैं अपने सुपीरियर को, ठीक है। यहां तक अपना क्लियर हो गया। अब अपन पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या रिलेशन होगा इनके बीच में? देखो, जो अथॉरिटी होती है ना वो डेलीगेट की जाती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना बेसिकली वो अज्यूम की जाती है। तुमने अज्यूम कर लिया काम मिला है तो उसकी जिम्मेदारी तो मेरी है भैया, ये मैं अज्यूम कर लेती हूँ। और अकाउंटेबिलिटी क्या की जाती है? थोपी जाती है, इम्पोज की जाती है। ये इसका रिलेशन होता है। अथॉरिटी तो तुमने डेलीगेट की, किसी को दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम मिला तो उसके लिए तुमने अज्यूम कर लिया कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए। और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? इम्पोज, थोपी जाती है। काम दिया है तो जवाबदारी बनती है, देना ही पड़ेगा जवाब उसके लिए कि तुमको ये काम दिया गया है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से डिराइव होती है। कैसे? इतनी पावर है तो उतनी जिम्मेदारी बनती है मेरी, ठीक है ना। और अकाउंटेबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है कि मेरी जवाबदारी कितनी बनती है, जितना मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उतनी। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ? जितनी तुम्हारे पास पावर है उसके हिसाब से तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। और तुम आंसरेबल किस चीज के लिए होगे? जितनी तुम्हें जिम्मेदारी मिली है उतने के लिए। क्या ये बात करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। कितना फायदा है इसको करने का? पहला पॉइंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? टू गेट दी वर्क डन थ्रू अदर्स, यही होता है इसका मतलब। और कैसे काम कराना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है, इतना काम होता है, मैं अपने काम में से क्या करूंगी? मैनेजर्स का मेन जॉब एक्चुअली में क्या होता है? लोगों से काम करवाना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और वो होता कैसे है? बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी। अथॉरिटी डेलीगेट करने से होता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करने से होता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करने से होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? इससे क्या हो गया? इफेक्टिव मैनेजमेंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। अब देखो क्या क्या होता है इसमें। एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, देखो क्या होता है, डेलीगेशन करने से ना एम्प्लॉइज को चांसेस मिलते हैं। क्या चांस मिलता है? टू यूटिलाइज देयर स्किल्स, अपनी काबिलियत को यूज करने का मौका मिलता है सबके सामने, ठीक है। इट ब्रिंग्स आउट द हिडन टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। जो सबके हिडन टैलेंट होते हैं ना, हमें भी पता नहीं होता है, हम उन लोगों से काम कराते तो हमें पता चलता है ग्रेजुअली कि यार ये बहुत टैलेंटेड है, इसको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। दे गेट प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म मोर चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। फिर क्या होता है? जैसे जैसे हम उन लोग को काम देने लगते हैं ना, उन लोग का माइंडसेट हो जाता है, वो और भी चैलेंजिंग टास्क करने के लिए रेडी रहते हैं। सबऑर्डिनेट्स में बिकम बेटर लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स। हमारा काम क्या होता है? इन लोग को पॉलिश करना। पॉलिश करना मतलब इनके जो हिडन टैलेंट है उनको और उभर के निकालना, ठीक है। इससे क्या होगा? फ्यूचर में ये लोग बेटर लीडर्स बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? लीडर्स और मैनेजर्स बन सकते हैं। और अगर अच्छे मैनेजर्स बन जाएंगे तो अच्छी डिसीजन मेकिंग भी कर सकेंगे, कोई भी काम को करवा सकते हैं किसी और से, ठीक है। अब क्या होता है? डेलीगेशन एनहांस करता है करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज। और जब ये लोग इतना कुछ सीख जाते हैं तो इनका करियर प्रोस्पेक्ट्स भी एनहांस होता है, इनकी भी तो क्या होती है? डेवलपमेंट हो जाता है ना, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, ये सब फायदे होते हैं। एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो जाता है। अब देखो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज।
डेलीगेशन जो होता है वो एनहांस करता है स्किल एंड टैलेंट ऑफ एम्प्लॉइज। अब अपन ने किसी को काम दिया अपने जूनियर्स को, तो उससे क्या होगा, उनके स्किल और टैलेंट एनहांस हो जाते हैं, वो लोग उसका उभर के निकल के आता है, उनका स्किल जो है या उनकी टैलेंट जो है। होता है कि नहीं होता है? तो इससे क्या होता है, इससे ना सबऑर्डिनेट्स हाईली मोटिवेट हो जाते हैं व्हेन दे आर असाइन्ड हायर जॉब रिस्पांसिबिलिटी। अपन उनसे काम करा रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छा करके दे रहे हैं, तो हमें भी लगता है ना यार इनको और अच्छा काम दिया जा सकता है। जब अपन को धीरे 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 अच्छे टास्क देने लग जाते हैं, तो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अज्यूम करने लग जाते हैं, और उनका फिर क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग जाता है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग जाता है और मोराल भी डेवलप हो जाता है, मोराल भी बूस्ट होने लग जाता है। फिर ये लोग मोटिवेट होने लग जाते हैं अच्छे काम को करने के लिए, और इससे क्या होता है, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाते हैं, तो हर तरह से ये फायदा ही है, ठीक है, अचीव हो पाते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है, ये बोल रहा है कि फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ क्या हुआ, डेलीगेशन। हाँ, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ क्या होता है? देखो, डेलीगेशन फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इट प्रोवाइड्स अ स्किल्ड वर्कफोर्स टू फिल जॉब पोजीशन इन न्यू वेंचर। देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब जहाँ पे मैनेजमेंट इफेक्टिव होती है, उन लोगों को मैनेजमेंट को काम निकालना आता है अपने एम्प्लॉइज से, वहां पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखती है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या टारगेट होता है फ्यूचर में, कि हमें ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ कब हो पाती है, कि जब हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, प्लस इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें मिल रहा है। तो क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग के पास बहुत इफेक्टिव एम्प्लॉइज हैं, एफिशिएंट एम्प्लॉइज हैं, तो हम अगर ग्रोथ सोचना चाहते हैं तो सोच सकते हैं। फ्यूचर में भी क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड इतना ग्रो हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमें बेटर एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे फ्यूचर में हमारा स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन जब इतना अच्छा परफॉर्म करी तो उसका स्टैंडर्ड भी, गूगल वाले क्या सोचेंगे कि भैया ऐसे वैसे एम्प्लॉइज तो वो लोग हायर नहीं करेंगे। हम लोग भी सोचते हैं यार गूगल में जॉब लेना तो हमें अपनी कैपेबिलिटी, अपनी पोटेंशियल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इफेक्टिव है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, अपना उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा। स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा तो फ्यूचर में अगर वो लोग हायर करेंगे एम्प्लॉइज को, तो वो लोग भी, हम लोग कैसे एम्प्लॉइज हायर करेंगे, जो कि बहुत स्किल्ड हो। ऑब्वियस सी बात है। तो इससे क्या होता है, ग्रोथ फैसिलिटेट होता है अल्टीमेटली, ठीक है। अब देखो क्या है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की, नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हिरार्की। अभी मैंने तुम लोग को अच्छे से समझाई थी होता क्या है। हिरार्की का मतलब जैसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। इसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चलती है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है, और जहां पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है, वहां पे अपने आप क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ वर्क होता है। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ पावर डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट्स डिसाइड्स हु विल रिपोर्ट टू हुम। और जितना जिसको पावर मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको, कौन आदमी किसको रिपोर्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी कैसे पता चलता है हमें, जॉब पोजीशंस के हिसाब से। और जॉब पोजीशंस कहाँ डिफाइंड होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जब जॉब पोजीशन डिफाइंड है और हमें पता है कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट है, तो इसके हिसाब से अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, डेलीगेशन ऑफ वर्क के प्रोसेस को पढ़ा था कि अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। और जहाँ डेलीगेशन ऑफ वर्क बहुत इफेक्टिव होता है, वहां पे क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है और ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है बेटर कोऑर्डिनेशन। In delegation,
systematically responsibility and authority is divided and employees are made answerable for non completion of tasks. देखो हमें पता है सबसे पहले तो क्या होता है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे अब उसके हम लोग भी क्या देखते हैं, सपोज करो एक सुपीरियर है, उसके नीचे 4 सबऑर्डिनेट है, इसको जो वर्क असाइन किया गया है इसके बॉस से, ये भी क्या करेगा आगे फर्दर डेलीगेट करेगा, लेकिन डेलीगेट भी कैसे करेगा कि किसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, कौन से सबऑर्डिनेट की क्वालिफिकेशन क्या है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या चीज में है, और उसके इंटरेस्ट एरियाज क्या है, उसके हिसाब से उसको काम देगा, ठीक है। और हमें ये पता होगा कि कौन से पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट को तुमने कौन सा काम दिया है, तो इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा बना हुआ रहेगा ना। सुपीरियर क्या करेगा कि अगर इसको पर्टिकुलर 5 वर्क असाइन किए हैं, 5 में से एक उसने खुद ने जो मोर प्रायोरिटी बेसिस पे था वो खुद ने रख लिया, बाकी 4 चारों को बांट दिया। इससे एक तो ये क्या चीज, एक क्लियरिटी क्या चीज की आ गई कि भैया कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा काम का, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा है, प्लस सब चीज कोऑर्डिनेट होके चल रही है। सुपीरियर सब पे चेक रख रहा है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबको सुपरवाइज भी कर रहा है। अगर इन केस जो काम हमने किसी को दिया है वो कर नहीं पा रहा है कोई रीजन से, या उसको समझ में नहीं आया है ठीक से, तो सुपीरियर अगर उस पर चेक रखेगा तो उसको पता चल जाएगा ना इसको क्या दिक्कत आ रही है, वो उसको भी करेक्ट करता चलेगा और सब काम कोऑर्डिनेट होके अच्छे से हो जाएंगे। और अगर ये लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क के लिए ये लोग इसको आंसरेबल भी होंगे। तो सिस्टमैटिक डिविजन ऑफ वर्क, जो ये सिस्टमैटिक डिविजन ऑफ वर्क हुआ है, गिव्स क्लियर पिक्चर ऑफ वर्क टू एवरीवन, और सबको अपना अपना क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि भैया कौन सा काम किसको मिला है, किस वजह से मिला है। देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, there is no duplication of work, clarity in duties assigned, and reporting relationship brings effective coordination in the organization. अब अपने को काम मिल गया अपने एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट के हिसाब से, और हमें पता है कि हमें अपने सुपीरियर को आंसरेबल होना है, इससे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, और सुपीरियर भी सुपरवाइज करता चल रहा है, चेक रख रहा है, इससे क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन आती है, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो पाती है। सब चीज घूम फिर के यही है, ठीक है। और देखो एक और अच्छा पॉइंट क्या होता है कि इससे जो डेलीगेशन ऑफ वर्क से पता है सबसे बढ़िया काम क्या होता है, ट्रस्ट जो इसका निकल रहा है, इससे ना रिड्यूस हो जाता है वर्कलोड ऑफ मैनेजर, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। मैनेजर का वर्कलोड कम हुआ, उसने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट काम अपने तक रखा, जो कि उसको खुद को करना है, किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देगा, खुद की सारी अथॉरिटी दे देगा दूसरों को, तो दूसरे तो शेर बन जाएंगे ना, ठीक है। तो क्या होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम खुद करेगा, लेस इंपॉर्टेंट काम डेलीगेट करेगा, और जो सबऑर्डिनेट है वो बेचारे वो उनको मोटिवेशन मिलेगा, सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेशन मिलेगा, उनका मोराल बूस्ट होगा, उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा, उनकी स्किल्स डेवलप होंगी, पॉलिश होंगी। ये सब क्या है, इन रिटर्न घूम फिर के ऑर्गेनाइजेशन को सब फायदा ही करता है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद ही है। और जो मैनेजर है वो अपना काम परफॉर्म करते टाइम इफेक्टिव हो सकता है कोई भी काम के लिए, तो इसको जितना भी काम मिल जाए ये अपने सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देता है। लेकिन एक बस बात होती है अकाउंटेबिलिटी की, जो अल्टीमेट सुपीरियर है जिसने इस मैनेजर को काम दिया है, ये मैनेजर उस सुपीरियर को जाके रिस्पॉन्सिबल मतलब अकाउंटेबल होगा, और ये वाले जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो इसके नीचे हैं, जिसको इसने वो अपना असाइन किया है, डेलीगेट किया है, वो लोग इसको आंसरेबल होंगे, ये ABCD को इसको आंसरेबल होंगे। क्या यहाँ तक तुम लोगों को बात